हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि हम लोग अभी ज्योग्राफी का सेशन ले रहे हैं और अभी तक हम लोग कुछ जो मुख्य टॉपिक था उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपका नदी, जलप्रपात और इसके अलावा भौगोलिक संरचना इत्यादि आपका ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो कि बिहार ज्योग्राफी से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाइए। वहाँ पे जाके इससे पहले का जितना भी सेशन हो चुका है उसको देखिए। आपको बहुत ही ये हेल्पफुल होगा आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और अन्य एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट है। बट ये प्रायः ऐसा इसको बनाया गया है इस तरीके से, जो बीपीएससी में सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जलवायु एवं मिट्टी, यानी कि सॉइल और क्लाइमेट। तो अब बिहार का है, हम देखेंगे बिहार का किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का सॉइल पाया जाता है। यहाँ से बीपीएससी में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है इसमें जो टॉपिक देख लेते हैं, तो जलवायु है, फिर उसके बाद है वर्षा का वितरण, उसके बाद है फिर उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, जो उत्तर बिहार की मैदान है उसमें किस तरह का मिट्टी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद है जो दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। तो जितने जितने भी तरह की मिट्टी, सॉइल जो पाया जाता है उसको पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग जलवायु यानी कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लाइमेट से, यानी कि जलवायु। तो देखिए बिहार जो है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ की जलवायु जलवायु पर मानसूनी वायु का प्रभाव पड़ता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो मानसूनी वायु। अतः यह मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यह मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। बिहार एक जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु यानी कि CWA, किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक वर्षा प्रभाव अक्षांश पर पड़ता है। अन्य कारकों में ऊंचाई, अब समुद्र से दूरी, वायु की दिशा, वन, समुद्री जलधारा, वर्षा की मात्रा, पर्वत की दिशा आदि है। अब देखिए, इन कारकों में सम्मिलित रूप से लैंड रिफॉर्म कहते हैं। इन कारकों में बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और वर्षा की मात्रा है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? कर्क रेखा अगर आपका ऐसे, अगर हम लोग नॉर्थ को टॉप में लेते हैं और ये साउथ, तो ये जो आपका यहाँ पे अगर बिहार है तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है, तो जो बिहार का लोकेशन है वो कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में। ध्यान रखिएगा। अतः महत्वपूर्ण बिहार उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। सॉरी, संपूर्ण बिहार जो है उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ध्यान रखिएगा इसका लोकेशन कहाँ है? तो संपूर्ण बिहार उपोष्ण कटिबंध में है। बिहार की पूर्वी भाग, यानी कि देखिए पूर्वी भाग में कौन कौन सा हो जाएगा? अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि जिला में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये जितने भी जिला दिया गया उसमें किस तरह का जलवायु पाया जाता है? तो वो आर्द्र जलवायु, तो वहाँ पे वर्षा की अधिकता बनी रहती है। ये जो जितने भी क्षेत्र हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। जबकि उत्तरी पश्चिम भाग में, जो कि गोपालगंज, सिवान, सारण आदि में अर्ध शुष्क जलवायु है। ये जो जिले दिए गए हैं उसमें कैसा जलवायु है? तो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब देखिए राज्य के उत्तरी भाग में, यानी कि हिमालय की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जो उत्तरी भाग हो गया, जो नेपाल बॉर्डर से सीमा लगती है, वो सब जिलों का बात हो रहा है यहाँ पे। तो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली वायु युक्त वायु हिमालय पर्वत से टकराकर भारी वर्षा कराती है। वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। देखिए वर्षा की मात्रा है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से आएगी तो पूरब से आएगी, तो इधर से इस तरह से आएगी, तो इधर से जाते जाते इधर जो मात्रा है इधर घट जाएगी। मई, जून तथा अक्टूबर, नवंबर में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों को भी राज्य की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ, या जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलिए, पछुआ विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का भी प्रभाव राज्य पे पड़ता है। अब आगे देख लीजिए क्या है इसमें। यद्यपि बिहार स्थलबद्ध राज्य है, मतलब कि ये इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, जिस कारण यहाँ की जलवायु पर
द्वीपीयता का प्रभाव पड़ना चाहिए था, लेकिन राज्य की जलवायु में वर्ष के अधिकांश समय नमी बनी रहती है। इसलिए बिहार की जलवायु को देखिए महाद्वीपीय जलवायु न कहकर संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अब आगे है आपका, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार की जलवायु को अलग अलग संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल और साथ में ऐसे भी ज्योग्राफी में आपका जो है कोपेनहेगन, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो कोपेन के अकॉर्डिंग देखिए वर्गीकरण जो है वो आइए देख लेते हैं। कोपेनहेगन के द्वारा अपने जलवायु वर्गीकरण में बिहार को मानसूनी प्रकार एवं शुष्क जाड़ा, डडले स्टाम्प एवं केंड्रियू ने, देखिए ये इन्होंने बताया कोपेन ने, मानसूनी प्रकार एवं शुष्क जाड़ा। और जो डडले स्टाम्प एवं केंड्रियू ने उपोष्ण जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में, और त्रिवाथा ने उपोष्ण कटिबंध आर्द्र, तथा थॉर्नवेट ने, देखिए ये भी आपको पढ़ना है मेंस में, थॉर्नवेट ने वर्ग में रखा है। तो अब इसके बाद जो है आपका वह बिहार में विभिन्न जलवायिक विशेषता के कारण 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल कुल 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं और उसका प्रभाव क्या है। तो पहला जो है आपका है ग्रीष्म ऋतु, जिसका कि टाइम पीरियड, समय काल मध्य मार्च से मध्य जून तक है गर्मी का। देखिए मतलब कि 15 मार्च से बोल सकते हैं मध्य से 15 जून तक। उसके बाद जो है आपका वह है वर्षा ऋतु, यह मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। और उसके बाद जो है आपका है शीत यानी ठंडा शरद ऋतु, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। तो आइए अब एक एक करके डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च महीने से प्रारंभ होती है। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई आते आते तापमान अधिक बढ़ जाता है। मई माह सर्वाधिक गर्म माह होता है। देखिए अगर पूछ लिया जाए बिहार में किस माह में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपका हो जाएगा आपका मई में। राज्य का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर कितना है स्टेट का, तो वो है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान वृद्धि होने से मैदानी भाग निम्न भार का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि लो प्रेशर का। धूल भरी आंधी तेज गति से चलने लगती है। इस ऋतु में आर्द्रता में कमी आ जाती है। हवाएं शुष्क एवं गर्म होती है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। जो गर्मी में, अगर ये सपोज करते हैं बिहार है, तो गर्मी में जो हवा चलेगी वो दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर चलेगी, इस प्रकार से। इस गर्म हवा एवं शुष्क वायु को ध्यान रखिए, इसी को हम लोग लू कहते हैं। यह गर्म वायु मूलतः पंजाब राजस्थान के मैदान से गर्म होने से बनने वाली बृहद निम्न भार वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इस मौसम में कभी कभी बारिश भी होती है। मई जून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है, जिससे राज्य के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। इस प्रकार के चक्रवाती तूफान को नॉर्वेस्टर, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का सबसे गर्म जिला गया है। ध्यान रखिएगा बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, वो आपका गया है। और ये भी ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि जो आपका बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान से उठे हुए में जो वर्षा होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्वेस्टर या फिर काल वैसाखी। अब जो है उसके बाद जो है आइए देख लेते हैं हम लोग वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु बिहार में मध्य जून से प्रारंभ होता है और मध्य अक्टूबर तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु का अंत होते ही बिहार के मैदान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकास हो जाता है। यह निम्न वायुदाब क्षेत्र मानसूनी गर्म का काम करने लगता है तथा मानसूनी वायु को आकर्षित कर वर्षा कराता है। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है हाईलाइटेड में, बिहार की पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि जिलों में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तरी पश्चिमी भाग में गोपालगंज, सिवान, सारण आदि में अर्धशुष्क। ये आपका एक रिवीजन हो गया, जो मेन पॉइंट था हम लोग ऊपर पढ़े। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस तरह का जलवायु पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो आइए वर्षा ऋतु हम लोग पढ़े तो उसमें नेक्स्ट है आगे, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि वेस्टर्न घाट की तरफ से होके आती है अरेबियन सी से,
तो जो बिहार में है दक्षिण पश्चिमी मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिकांशतः वर्षित, तो जो मैक्सिमम जो रेनफॉल यानी कि अधिकांशतः वर्षा जो होती है बिहार में वो कौन सी मानसून से होती है, तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिण पश्चिमी, जो अभी इसी समय आपके जून के महीने में जो मानसून बोलते हैं कि आ गया, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा बिहार को प्राप्त होती है। बिहार में मानसून का आगमन देखिए ऐसे एक डेट माना गया है कब है बिहार में मानसून का आगमन, तो 10 जून होता है तथा 15 से 20 जून तक पूरे बिहार में फैल जाता है। मानसून का आगमन सबसे पहले बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में किशनगंज में सबसे पहले उत्तर पूर्वी हिस्से में किशनगंज में 10 जून तक होता है। किशनगंज बिहार का सर्वाधिक आर्द्र वर्षा ग्रहण करने वाला जिला है। केवल जून से सितंबर के बीच पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे जैसे मानसूनी वायु पश्चिम की ओर बढ़ती है वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इस मौसम में वायु में आर्द्रता की मात्रा 80 से 90% तक रहती है। अब उसके बाद देखिए मानसूनी वायु का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर ऊपर उठने के कारण शिवालिक श्रेणी, तराई प्रदेश एवं उत्तर मैदानों से अधिक वर्षा होती है, जबकि दक्षिणी बिहार में मैदान में वर्षा कम होती है। जो मैक्सिमम वर्षा होती है कहाँ आपको उत्तरी भाग में होता है, दक्षिणी भाग में नहीं होता है। मानसूनी वायु की एक शाखा छोटानागपुर पठार की ओर प्रवेश करती है, जिससे सीमांत पठारी क्षेत्रों में वर्षा होती है। अक्टूबर के मध्य तक बिहार में मानसून वापस लौटने लगता है, मतलब 10 से 15 जून से शुरू होता है, 20 जून तक ये पूरे बिहार में फैल जाता है, और फिर अक्टूबर के मध्य यानी मान लीजिए 15 अक्टूबर से ये मानसून वापस लौटने लगता है। वायु परिवर्ती दिशा में वापस लौटने लगती है, जिससे मानसून को लौटना या रिट्रीटिंग मानसून, ये भी प्रश्न पूछा गया है, उसको हम लोग ये बोला जाता है कि रिट्रीटिंग मानसून किसको कहते हैं, तो जो मानसून लौटता है उसको हम लोग कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि उससे अगर आपका इंडिया में अगर पूछ लिया जाए कि रिट्रीटिंग मानसून प्रायः कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु कोस्ट पे ज़्यादा होता है। इस समय मध्य अक्टूबर से नवंबर के बीच का काल, जिसमें मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम वायु हिमालय की दक्षिणी ठंडी वायु का स्वरूप ग्रहण करने लगती है। यह शरद ऋतु की स्थिति होती है। अब इसके बाद देखिए आपका है शीत ऋतु। शीत ऋतु आइए देख लेते हैं। शीत ऋतु का प्रारंभ कब से होता है, नवंबर प्रारंभ से होता है। इस ऋतु की प्रमुख विशेषता आसमान साफ एवं ठंडी वायु मंद गति से स्थल से, ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में कैसी हवा चलती है, स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, अर्थात प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है। इस ऋतु में औसत तापमान कितना होता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ऋतु में सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी। इस ऋतु में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी। पछुआ विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हल्की वर्षा होती है, इसमें थोड़ी बहुत वर्षा होती है, तो किसके कारण, तो वो पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब जो आगे है इसमें देखिए जनवरी में ठंडा बढ़ने से पाला पड़ने लगता है, जिसमें फसलों विशेषकर आलू को हानि पहुंचती है। जनवरी में तापमान अत्यंत कम हो जाने से शीतलहर चलने लगती है। अब यहाँ पे देखिए अब ये हो गया ऋतु। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। तो बिहार में वर्षा का वितरण आसमान है। आसमान होने का मुख्य कारण उच्चावच में भिन्नता एवं समुद्र से बढ़ती दूरी है। बिहार का औसत वार्षिक वर्षा, ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 100.9 सेंटीमीटर यानी कि 1009 मिलीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 180 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तरी बिहार के मैदान में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और उत्तरी मैदान के पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। पूर्वोत्तर, ध्यान रखिएगा, उत्तर मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है, जैसे जैसे इधर से इधर जाएगी वर्षा कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। दक्षिण बिहार के मैदान में उत्तर बिहार की तुलना में वर्षा कम होती है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी बिहार के नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर जिले में कम वर्षा ग्रहण करने वाले जिले हैं। मतलब ये दक्षिणी बिहार में जितने जिले हैं उसमें वर्षा बहुत कम होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कौन सा डेटा, वो देखिए बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर सेंटीमीटर पूछा तो आपको बोलना है 100.9, और अगर मिलीमीटर में पूछा प्रायः जो कि मिलीमीटर में ही पूछता है तो ध्यान रखिएगा 1009 मिलीमीटर। अब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में कितना, तो ध्यान रखिएगा 180
सेंटीमीटर। अब जो है नेक्स्ट आपका है ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के अतिरिक्त जाड़े में बिहार में वर्षा होती है। जनवरी फरवरी में मैदानी क्षेत्रों में पछुआ विक्षोभ के कारण वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए लाभदायक है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो रेनफॉल होता है, बारिश जो होती है, वो रबी फसल जो कि जिसमें गेहूं आता है वो उसको लाभदायक होता है। यह वर्षा शीतोष्ण चक्रवात से होती है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर। चक्रवातीय वायु आगे बढ़कर फारस की खाड़ी में नमी ग्रहण करती है तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रवेश कर वर्षा कराते हैं जिसका प्रभाव बिहार तक पड़ता है। अब आगे जो यहाँ पे दिया गया देखिए, जिलावार वार्षिक विवरण वर्षा का दिया हुआ, तो ये डेटा समय के साथ बदलते रहता है, तो हम लोग इस डेटा को याद नहीं करेंगे, तो इस डेटा को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये समय के साथ हर बार मानसून में ये डेटा अलग अलग हो जाती है। तो अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। ये जिलावार जितने भी कहाँ कितने वर्षा होती है उसका दिया गया है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब जो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका मिट्टी यानी कि सॉयल। बिहार की जितनी मिट्टी, कितने प्रकार की, कहाँ पे किस तरह का मिट्टी मिलता है, आइए वो पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मिट्टी ठोस भूपटल के ऊपरी असंगठित पदार्थों की परत है। पूछ लिया जाए आपसे मिट्टी क्या है, तो भूपटल यानी जो लैंडफॉर्म है आपका, इस पे जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, और असंगठित मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, आपका ये पूरा ये पोर्शन ना कहीं बराबर नहीं मिलेगा कि हाँ इस सतह पे मिट्टी यहाँ कहीं पे कम मिलेगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, इस तरह से। तो उस असंगठित पदार्थ की परत है जिसका निर्माण, आप देखिए निर्माण कैसे होगा इस मिट्टी का, चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक, समय के साथ जो वेदरिंग होता है रॉक का, और वेदरिंग का बहुत सारा फॉर्म है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोग यहाँ पे मिट्टी पर हैं तो देख लेते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो मिट्टी में चट्टानी कण, ह्यूमस, जल, वायु एवं सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। वास्तव में मिट्टी चट्टानों के अपभ्रंश और उनमें होने वाली भौतिक रासायनिक परिवर्तनों का परिणाम है। तो क्या है वास्तव में मिट्टी, देखिए फिर से आइए देख लेते हैं। वास्तव में मिट्टी चट्टानों के अपभ्रंश और उनमें होने वाली भौतिक यानी कि फिजिकल और रासायनिक केमिकल परिवर्तनों का कारण है। मिट्टी के निर्माण में देखिए जल, आर्द्रता और तापमान जैसे जलवायु कारण मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन सा मेजर फैक्टर है मिट्टी के निर्माण में, तो जल हो गया, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर हो गया। और उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। देखिए जलवायु एक गत्यात्मक कारक है जो ऋतु क्षरण, ताप और वर्षा द्वारा मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब आगे इसमें देखिए क्या है, बिहार राज्य में 90% जो है धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है। देखिए कितना अच्छा बात है, यानी कि एलुवियल सॉइल, जो 90% जो मिट्टी है यहाँ वो एलुवियल सॉइल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है जो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदान में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया। ये देखिए, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वर्गीकरण का आधार है भू चट्टान, भू आकृति, भौतिक एवं रासायनिक संरचना। कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी को मुख्यतः 3 वर्ग में बांटा गया है। फिर भी कर लीजिए इसको, बिहार की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है और ये किसके द्वारा बांटा गया। तो देखिए कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार के द्वारा बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग है आइए एक करके देखते हैं। तो पहला है आपका उत्तर बिहार की मैदान की मिट्टी, दूसरा है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, और तीसरा दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी। देखिए 2 मैदान हो गया, एक उत्तर बिहार, दूसरा हो गया दक्षिण बिहार, तीसरा सीमांत पठार की मिट्टी। ध्यान रखिएगा ये तीसरा पठार है, मैदान नहीं। पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे 90% मिट्टी जो है जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल है। और उसके बाद कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा 3 भाग में बांटा गया है, भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा। तो अब आइए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, तो जो उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी, पश्चिमी चंपारण का पर्वतीय भाग, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं ये बिहार है, पश्चिमी चंपारण यहाँ पे हो गया।
तो इसका सबसे इधर वाला पार्ट ये जो हो गया आपका, वो हो गया शिवालिक श्रेणी को छोड़कर। देखिए उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक इसको छोड़कर, ये वाला भाग को छोड़कर मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये भाग को, ये जो सबसे उत्तर जो शिवालिक श्रेणी में आता है, इसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितना भी इधर पाया जाएगा मुख्यतः क्या होता है, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण, अब देखिए निर्माण इसका हिमालय से निकलने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। अभी आप इस तरह से पढ़ लीजिए, एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हर टॉपिक पर आपको, अगर इंडिया का रहेगा तो इंडिया के मैप के थ्रू, और बिहार का रहा तो बिहार के मैप के थ्रू, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी है मैं आपको सारे का आपको क्लास लेकर आऊँगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आपको समझने में आसानी हो। तो पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए, यहाँ पे मोटा मोटी आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद हम जाएंगे उस पर, क्योंकि अगर थ्योरी पार्ट नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट अगर मैप पे चले जाएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा समझने में। तो पहले चीज़ों को जान लेना बेहतर होगा, उसके बाद हम लोग उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये थे हम लोग यहाँ शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में वनीय या पर्वतीय मिट्टी का विकास हुआ है। जो ये शिवालिक क्षेत्र था यहाँ पे, ये यहाँ पे कैसा मिट्टी का ये हुआ, विकास हुआ, तो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी का विकास हुआ है, या फिर वनीय भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट सॉइल होता है। अब उसके बाद देखिए, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी की कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा, अब उत्तर बिहार के देखियो, पहले तो बिहार के कुल मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया, और उसके बाद देखिए 3 भाग कौन कौन सा था। एक देखिए जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिणी सीमांत की मिट्टी। अब उसी विभाग द्वारा जो उत्तर बिहार की मिट्टी है, अब उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए करके देख लेते हैं। तो उप हिमालय पर्वतीय मिट्टी, देखिए पहला है हमारा उप हिमालय पर्वत पर्वत पर्वतदीय मिट्टी। तो यह मिट्टी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी कि ये हो गया बिहार, ये हो गया पश्चिमी चंपारण। अब देखिए उत्तरी पश्चिमी ये वाला पार्ट सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। ये जो उप हिमालय पर्वतीय मिट्टी जो है, वो इस पार्ट में पाया जाता है। उसके बाद है आपका पर्वतीय ढालों पर। अब यहाँ से जो ढलान जो होगा, ढालों पर अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की परत पतली होती है। ये जो आपका सोमेश्वर पहाड़ी से नीचे जो ढलान आएगा, तो पानी के फ्लो के कारण यहाँ से क्या होगा, मिट्टी बह जाएगी। तो ये इसका जो बोला परत होगा ना, वो पतली होगी। यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, और ये जो मिट्टी होगा वो काफ़ी उपजाऊ होगा। यह चिकनी मिट्टी है जिसका रंग हल्का भूरा एवं पीला है। ध्यान रखिए, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने से मिट्टी का गठन हल्का होने से आर्द्रता नमी अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षा होने से क्या होता है कि जो आपस में मिट्टी का जो पकड़ रहता है वो थोड़ा ढीला रहता है। तो इस मिट्टी में जबकि पदार्थों ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, और ह्यूमस के कारण जो भी पानी रेगुलर बना हुआ है, साथ में इसमें पौधे से आपका जो भी उसके पत्ते झड़ते हैं, और भी बहुत कुछ फैक्टर है, तो वो सब मिलके यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी ह्यूमस को बढ़ा के रखता है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें देखिए अब कौन कौन सा है। तो धान हो गया, मक्का हो गया और जौ हो गया। तो ये उत्तर भाग का पहला जो पार्ट था वो था उत्तरी मैदान का, सॉरी उत्तर भाग, ये उत्तर उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी का ये पहला पार्ट। अब दूसरा जो है आपका तराई मिट्टी। तो आइए तराई मिट्टी को देख लेते हैं। उप हिमालय यानी कि पर्वतीय मिट्टी के दक्षिणी भागों में इस मिट्टी का विस्तार 3 से 8 किलोमीटर की पतली मिट्टी के रूप में पश्चिमी चंपारण से देखिए कहाँ तक, किशनगंज तक है। पर्वतीय क्षेत्र में जल का सतत भूमि में रिश्ते रहने से इस मिट्टी को पर्याप्त आर्द्रता मिलती है। इस मिट्टी में कंकड़ के छोटे कण पाए जाते हैं तथा इन जगहों पर दलदली भूमि का विकास हुआ है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा पीला होता है। इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा, देखिए इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। अब यहाँ देखिए हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, इस मिट्टी की बलसुंदरी मिट्टी के नाम से, देखिए इस जो चिकना मिट्टी जो होता है उसको हम लोग बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसमें चूना और पोटास की अधिकता होती है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे
यहाँ पे पहले जो 3 भाग में बांटा गया उसका ये 4 भाग था, तो उत्तर बिहार के मिट्टी में 4 भाग, इसमें हम लोग 2 पढ़ लिए। अब आइए, मैं शायद गलती से 3 बोल दिया, तो यहाँ पे कुल 4 भाग है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्र में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में। इस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति का होता है। जो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है वो क्षारीय क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसमें चूना और पोटास की अधिकता होती है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा 30% से अधिक होते हैं। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जस्ट ए मिनट, आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ थे, अब आगे है। यह मिट्टी जो है आपका, यह मिट्टी गन्ना कृषि के लिए उपयुक्त है। ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो गन्ना कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि मिट्टी का कण मोटा होने के कारण तुलनात्मक रूप से नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग भूरा एवं सफेद होता है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली अन्य फसल आपका क्या है? मक्का, ईख, धान और गेहूं और तंबाकू है। अब जो उत्तर मैदानी भाग को हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, 3 भाग पढ़ लिया। अब चौथा जो है आपका वो है खादर मिट्टी। खादर, ये आपका एक तरह उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। तो ये देख लेते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात छोड़े गए अवसादों से निर्मित मिट्टी को नवीन जलोढ़ यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल या खादर मिट्टी कहा जाता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण खनिज तत्व होते हैं। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो गहरा भूरा होता है, जिसमें चिका यानी कि क्ले को प्रधानता होती है। कहीं कहीं बालू भी अधिक मात्रा में मिलती है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी के निचले घाटी में पाया जाता है। यह मिट्टी धान की कृषि के लिए उत्तम होती है। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण इस मिट्टी में जूट की कृषि होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका हम लोग उत्तर गंगा मैदान जो पार्ट था आपका पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी। उत्तर बिहार की मैदान की मिट्टी हम लोग पढ़ लिए, जिसको 4 भागों में बांटा गया। अब आइए देखते हैं हम लोग दक्षिण बिहार की मिट्टी को। तो यह मिट्टी गंगा के दक्षिण मैदान में पाई जाती है। जैसे ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर, दक्षिण, ये गंगा हो गया। तो हम लोग इधर का जितना पार्ट था वो सारा पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये गंगा रिवर है मान लीजिए इसको। तो इसके इधर वाले भाग में, दक्षिण भाग में जो मैदान है, जो पटना के इधर हो गया आपका, जहानाबाद, गया और भी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें। इसका विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के बीच है। मतलब यहाँ से गंगा नदी और ये झारखंड का बॉर्डर, ये जो छोटा हजारीबाग वाला एरिया, जो छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे जितना आपको पाया जाएगा ये है आपका दक्षिण गंगा के मैदान, तो बिहार की दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु तथा उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। अब है आपका मिट्टी के संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर दक्षिण बिहार के मैदानों को मिट्टी को इसको अभी 4 भाग में बांटा गया है। उधर उत्तरी बिहार के मैदान को भी 4 भाग में, मिट्टी को 4 भाग में बांटा गया। अब दक्षिणी को भी 4 भाग में बांटा गया। तो आइए देखते हैं दक्षिणी बिहार के 4 भाग वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है कगारी मिट्टी। ध्यान रखिएगा, यह मिट्टी जो है नदियों के किनारे तटबंध के रूप में पाई जाती है। गंगा नदी के दक्षिणी तट, सोन, क्यूल, पुनपुन, फल्गु आदि नदियों के किनारे मोटी काप के रूप में इस मिट्टी का विकास हुआ है। यह मिट्टी चूना प्रधान मिट्टी है। इसका गठन जो है हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी की प्रमुख फसल मकई, जौ, सरसों, मिर्च आदि है। अब जो है नेक्स्ट है आपका कगारी के बाद होगा टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है। उन्हें निचला कोई भी एरिया है उसका, अगर ये पूरा एरिया है तो उसका सबसे नीचे वाला भाग, जो वर्षा काल में जल प्लावित रहता है। मतलब ये वर्षा काल में क्या होता है, इसमें पूरा जलमग्न हो जाता है, जल भर जाता है। यह मिट्टी कगारी मिट्टी के दक्षिण बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। यह भूरे रंग की
यह भूरे रंग की मोटे कण वाली मिट्टी है। यह मिट्टी दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका पुरानी जलोढ़, कैरल या केवाल मिट्टी। तो आइए देखते हैं इसको। इस मिट्टी का विस्तार टाल क्षेत्र के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, उत्तरी गया, उत्तरी रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, पटना आदि में पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है। इस मिट्टी में बालू, सिल्ट और चीका का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में क्षारीय और अम्लीय गुण काफी संतुलित रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल आपका धान, गेहूं, बाजरा, अरहर आदि है। अब उसके बाद जो है आपका चौथा दक्षिणी बिहार का मिट्टी का भाग, वो है बलथर मिट्टी। तो आइए देखते हैं बलथर मिट्टी क्या होता है। यह मिट्टी छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए कहाँ पाई जाती थी, छोटा नागपुर पठार इधर हो गया और गंगा के मैदान का ये जहाँ पे मिलन होगा वहाँ पे पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार कैमूर से भागलपुर तक, यानी कि देखिए कैमूर यहाँ, भागलपुर यहाँ, कैमूर से भागलपुर ये झारखंड बॉर्डर हो गया, 5 से 15 किलोमीटर तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसे लाल पीली मिट्टी के रूप से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में हल्के कंकड़ मिलते हैं और इसमें लाल रंग की अधिकता भी होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए बाकी सब क्षारीय था, ये आपका अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो सब क्षारीय था, ये आपका अम्लीय हो गया। यह मिट्टी जल सोखने में सक्षम होती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। अपरदन की अधिकता के कारण इस मिट्टी में कृषि की संभावना कम होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि फसलें उपजाई जाती हैं। अब जो आपका आखिरी जो बच गया वो है दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। तो आइए इसको देख लेते हैं। जो दक्षिणी बिहार सीमांत पठारी क्षेत्र मुख्यतः लाल और पीले रंग की अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। सीमांत पठारी क्षेत्र मिट्टी को 2 उपवर्ग में बांटा गया है। अभी तक जो हम लोग पढ़े उत्तर मैदानी भाग और दक्षिणी, उसका 4 भाग था, और ये सीमांत पठार की मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन सा है, तो कैमूर पहाड़ की लाल बालुका मिट्टी, ध्यान रखिएगा। तो दक्षिणी सीमांत पठार का मिट्टी है, उसको 2 भाग में बांटे, तो उसमें पहला है आपका कैमूर पहाड़ की लाल बालुका मिट्टी। यह मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है ये, कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में। इस मिट्टी में बालू के साथ लाल चीका और लेटराइट के अंश पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता के कारण इस मिट्टी में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली मुख्य फसल जो है आपका है वो है ज्वार, बाजरा, मकई और मड़ुआ। अब उसके बाद जो है आपका है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में आइए देखते हैं क्या है। इस मिट्टी का जो विस्तार है आपका, इस मिट्टी का जो विस्तार है आपका दक्षिण पूर्व बिहार के जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सिल्ट आदि चट्टानों के विखंडन से हुआ है। चट्टान में लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में पोषक तत्व तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जो पोषक तत्व और ह्यूमस का कमी पाई जाती है, यह अनुपजाऊ, इसलिए यह उपजाऊ नहीं है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन आदि उपजाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, ये आपका फिनिश हुआ जो हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ लिए। तो इस प्रकार हम लोग जो ज्योग्राफी का पार्ट जो है, थ्योरी पार्ट आपका एक तरह से बोल सकते हैं, जो हाँ आपका ये बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम लोग सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अगर कुछ लगेगा कि और इसमें आपको चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आप इस सेशन से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेटा और फैक्ट्स मैंने बताया है उसको आप याद करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन प्रायः वहीं से पूछे जाते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो वाकई में तैयारी करने के
लिए इच्छुक हैं उनको ये शेयर कीजिए, उनको दिखाइए। यहाँ पे जो कंटेंट है आपका काफ़ी अच्छा दिया गया, काफ़ी विस्तार रूप से मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए अब इस सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।